नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट विद पीएस परिहार। आज हम लोगों का टॉपिक है एनवायरमेंट इकोलॉजी में जैव विविधता। अच्छा, जैव विविधता नाम से ही अगर आप देखेंगे कि जैव विविधता, जीवों में विविधता, ठीक बात किसकी कर रहे हैं हम लोग? जैव विविधता की। तो जैव विविधता जब हम देखते हैं तो यहां पर बात हो जाती है जीवों में विविधता। अगर हम जीवों की विविधता की बात करते हैं तो यहीं पर आप लोगों को तुरंत एक पॉइंट आ जाना चाहिए कि उनके आवासों में भी विविधता होगी। क्या होगी? आवासों में भी विविधता होगी, ठीक। उनके रहन सहन में भी विविधता होगी। क्या हो गई? उनके रहन सहन में भी विविधता होगी। रहन सहन में भी विविधता होगी, ठीक। क्या होगी? विविधता होगी। नेक्स्ट पॉइंट पे यदि हम बात करें रहन सहन की विविधता के साथ साथ उनकी खाद्य श्रृंखला में भी क्या होगी? खाद्य श्रृंखला में भी विविधता होगी। श्रृंखला में भी विविधता होगी, ठीक। विविधता होगी, ठीक। यहां पर आप लोगों को अब समझना है कि जब इन सब में विविधताओं का एक रूप बढ़ रहा है तो यहां पर आप देखें कि एक एक पॉइंट पर विविधता के आयाम बने हुए हैं। सबसे पहले हम जैव विविधता की बात कर रहे हैं, फिर हम बात करने लग रहे हैं आवासीय विविधता की, कि आवासीय विविधता होती है, ठीक। यहां पर क्या हो गई? आवासीय विविधता हो रही है। आवासीय विविधता के बाद अगर हम बात करें तो उनके रहन सहन में, मतलब जिस परिवेश में वो रह रहे हैं उनके आकार के अनुसार, उनके आयाम के अनुसार उनमें क्या होगा? विभेद होगा, ठीक। उनके फूड चेन की बात करें तो फूड चेन भी यहां पर विभेदित होगी, अलग अलग होगी। लेकिन यहां पर एक चीज आप लोगों को समझना है कि इस जैव विविधता सभी लोग आपस में क्या होते हैं? क्या स्थापित कर रहे हैं? ये सभी चीजें विविध होने के बाद भी आपस में क्या होता है? आपस में संतुलन स्थापित करते हैं। क्या करते हैं? संतुलन स्थापित करते हैं, ठीक। स्थापित करते हैं, ठीक। यहां पर जब आपस में संतुलन स्थापित करने की बात आ जाती है तो इसका मतलब है कि इस विविधता में भी, जैसे डाइवर्सिटी की बात करते हैं, इंडिया के लिए भी बोलते हैं कि विविधता में भी अनेकता में भी विविधता में भी एकता हमें दिखाई देती है, ठीक। तो इस चीजों को हमें, इन चीजों को देखना होता है और समझना होता है, ठीक। अत्यधिक संख्या की हम कहें कि विविधता कहां पर, विश्व स्तर पर जब विविधता की बात आती है तो आप विविधता किन आयामों में, ये कहां पर सबसे ज्यादा देखने की कोशिश करते हैं? तो वहां पर एक वर्ड आता है हॉट स्पॉट। क्या आता है यहां पर? हॉट स्पॉट, ठीक। हॉट स्पॉट, ठीक। इसका मतलब क्या हो जाता है? वर्ड यूज हो जाता है, हॉट स्पॉट है ये हमारा, ठीक। हॉट स्पॉट का मतलब है कि विभिन्न प्रकार की प्रजातियां यहां पर पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? विभिन्न प्रकार की प्रजातियां यहां पर पाई जाती हैं, ठीक। पाई जाती हैं, अर्थात यहां पर बात क्या है? विभिन्न प्रकार की प्रजातियों से हॉट स्पॉट का क्या लेना देना? ऐसी प्रजातियां, अब हॉट स्पॉट का वर्ड का मतलब हो जाता है ऐसी प्रजातियां जो कॉमन रूप से कहीं और नहीं पाई जाती। कहीं और नहीं पाई जाएंगी, लेकिन यहीं पर पाई जाएंगी। सामान्यतः, वर्ड नोट करिएगा, सामान्यतः जो अन्य स्थानों में
नहीं पाई जाती हैं, में नहीं पाई जाती हैं, ठीक, नहीं पाई जाती हैं। अब एक हॉट स्पॉट की एक चीज खासियत और होती है, कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीजें होती हैं जो केवल और केवल उसी क्षेत्र में पाई जाती हैं, ठीक, कुछ ऐसी प्रजातियां होती हैं जो केवल और केवल उसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। अब अगर हम बात करें हॉट स्पॉट शब्द का, सबसे पहले यह जैव विविधता शब्द है, जैव विविधता शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल कहां किया गया, ठीक, तो जैव विविधता शब्द का इस्तेमाल 1980 में आई.ई. मैकमेनस द्वारा, ठीक, 1980 में मैकमेनन द्वारा पहली बार किया गया, ठीक, पहली बार किया गया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन चीजों पर आप लोगों को मैकमेनस द्वारा पहली बार किया गया, ठीक है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट थिंग है, इन चीजों पर भी आप लोगों को फोकस करना है, ठीक है। 1980 में अब जब जैव विविधता का जो संक्षिप्त रूप हुआ, तो जैव विविधता का प्रयोग जो पूरी तरह से शुरुआत हुई वो 1985 से प्रारंभ होता है। कब से शुरुआत होती है इसका? 1985 में इसकी शुरुआत होती है, और 1985 में, जब 1985 की बात कर रहे हैं, 1985 में रोजन द्वारा किया गया, ठीक, किसके द्वारा किया गया? 1985 में इसका प्रयोग रोजन द्वारा किया गया, ठीक है, रोजन द्वारा। ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये आप लोगों को याद रखने हैं क्योंकि आप लोग टेट का पेपर दे रहे हैं, ठीक, इन बच्चों को टेट का पेपर देना है, उस अकॉर्डिंग हम लोग क्लासेस चला रहे हैं, ठीक। अभी ये सिविल की क्लासेस नहीं है, इसलिए इसमें ज्यादा डेप्थ जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब जैव विविधता के प्रकार की बात करें, यदि हम जैव विविधता के प्रकार की बात करते हैं, बहुत शॉर्ट में समझिएगा, जब हम जैव विविधता के प्रकार की बात करते हैं, प्रकार, तो जैव विविधता के प्रकार में सबसे पहला नंबर आता है आनुवांशिक विविधता। सबसे पहला वर्ड क्या होता है? आनुवांशिक विविधता, ठीक, आनुवांशिक विविधता। अब यहां पर आप लोगों को बताना है कि आनुवांशिक विविधता हम लोग कहते किसे हैं, ठीक, आनुवांशिक विविधता हम लोग कहते किसे हैं, ये आप लोगों को बताना है, ठीक। तो यहां पर आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि एक ही प्रजाति के जीवों में आनुवांशिक विविधता मतलब हो जाएगा कि एक ही प्रकार के जीवों के जीन में क्या कर दिया जाए? परिवर्तन कर दिया जाए। मतलब जीव एक्स है, ठीक, इसके जीन में क्या किया जा रहा है? ये जीन है इसका, इसके जीन में क्या कर दिया जा रहा है? परिवर्तन कर दिया जा रहा है, परिवर्तन कर दिया जा रहा है। जब इसके जीन में परिवर्तन कर दिया जाएगा, ठीक, तो परिवर्तन से एक चीज याद रखें, जीवों के जीन में जो परिवर्तन से है वो क्या हो जाता है? पर्यावरण में वनस्पतियों, जीवों और उनके विभिन्न प्रजातियों में परिवर्तन के साथ अपने आप को अनुकूल प्रक्रिया में जीन में परिवर्तन होता है। अब जीन में परिवर्तन मैंने क्या कहा कि एक्स कोई जीव है, ठीक, एक्स कोई जीव है, ठीक, इसके जीन में हमने परिवर्तन कर दिया। अब परिवर्तन कैसे हुआ? सबसे पहला है आनुवांशिक परिवर्तन। अब ये परिवर्तन कैसे होगा? प्रश्न ये आना चाहिए आप लोगों का, जो आप लोग नहीं करते हो प्रश्न किया करो तो चीजें बहुत अच्छे समझ में आती। इसके जीन में परिवर्तन होना है। अब परिवर्तन क्या? आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, या फिर एक हफ्ते बाद हो जाएगा? ऐसा कुछ होगा? नहीं। अब देखिए परिवर्तन कैसे होता है। सपोज दैट
इसको एक कॉमन सेंस से समझिएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, उसके आधार पर हम लोग चलते हैं। मान लीजिए, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या मानना है? पहली पीढ़ी है, पहली पीढ़ी, फिर इसके बाद दूसरी पीढ़ी, ठीक, दूसरी पीढ़ी, फिर इसके बाद तीसरी पीढ़ी, और फिर आ जाएगा आपका चौथी पीढ़ी। यदि अब यहां पर पहली पीढ़ी में कॉमन सी चीजें देखिएगा, ठीक, पहली पीढ़ी में यदि कोई भी जीव क्या हो गया, मान लीजिए उसने चलना शुरू किया। पहले वो चलना कैसे? ऐसे, मतलब अभी 4 पैरों पे नहीं, अपने 2 पैरों पे नहीं पूरी तरह से खड़ा हो पा रहा है, और वो हल्का हल्का उठा के पहली पीढ़ी से चलना शुरू किया, ठीक। तो पहली पीढ़ी ने क्या कर दिया, उसके शुरुआत कर दी। फिर जो उसकी दूसरी पीढ़ी आएगी तो वो कोशिश करेगी कि 2 पैरों पर चले, लेकिन हाथ उसके अभी भी जमीन की तरफ ही झुके होंगे। तीसरी पीढ़ी जो आएगी उसके हाथ हम लोगों की तरह थोड़े से नॉर्मल दिखेंगे। चौथी उसके हाथों का क्या हो जाएगा, एकदम नॉर्मल हो जाएगा हम लोग, ठीक है। और 5वीं पीढ़ी में उसके जीन में क्या हो जाएगा, परिवर्तन। मतलब कि उसका जो पूर्वज क्या था, चलने में सक्षम नहीं था, लेकिन अब वर्तमान में क्या हो गया, वो उसका जो 5वीं पीढ़ी का जीव पैदा हुआ, उसी के परिवार का वो जीव था, उसमें क्या हो गया, उसमें परिवर्तन हो गया। अब वो क्या प्रॉपरली चलने लगा। सपोज दैट यहां पर पहली पीढ़ी में आपके यहां पर कोई आपके बाबा आईएएस हुए थे, ठीक है। दूसरी पीढ़ी में क्या हुआ, आपके फादर जो है वो आईएएस बने, अपने दम पे अपने पिताजी की गाइडलाइन फॉलो की और उनके अकॉर्डिंग पढ़ाई की, तो वो भी आईएएस हो गए, ठीक है। तीसरी पीढ़ी, अब आप लोग आ गए, आप भी आईएएस हो गए अपने पिताजी की गाइडलाइन फॉलो करते हुए, कैसे एनसीईआरटी पढ़नी है, कैसे चीजें करनी है, कितना कितना पढ़ना है और कितनी चीजें पढ़ना, ठीक, आप भी आईएएस हो गए। आपने यही चीजें अपने आने वाली संतानों को दे दिया, ठीक, वो भी आईएएस हो गए। अब जो आपकी 5वीं पीढ़ी होगी, कौन सी 5वीं पीढ़ी होगी, ठीक, पीढ़ी, वो पैदा होते ही क्या होगा, आईएएस होगा। क्यों आईएएस होगा? अब आपके जीन में परिवर्तन हो गया है, हाईली ब्रेन जीन हो चुका है। कैसा हो गया? हाईली ब्रेन जीन हो गया। तो अब इसमें देखें कि जो 5वीं पीढ़ी है, इससे आपकी बहुत ज्यादा गाइडलाइन की आवश्यकता नहीं है, वो सब करेगा जो एक कॉमन बच्चा करता है, लेकिन ये क्या बनेगा, अब आईएएस ही बनेगा, ठीक। इसमें क्या होता है, लगातार चीजें बदलती गई, परिवर्तन आता गया, जलवायु में परिवर्तन हुआ, समय में परिवर्तन हुआ, प्रश्नों में परिवर्तन हुआ। एक कॉमन से एग्जांपल है, समय बदला, ठीक, आपके बाबा का जो समय था वो समय अलग था, प्रश्नों की प्रकृति अलग थी। क्या थी? यहां पर प्रश्नों की प्रकृति अलग थी, ठीक। इन्होंने कैसा प्रश्न दिया, आईएएस में पहले इंग्लिश में पेपर हो रहा था, इन्होंने इंग्लिश में पेपर दिया और प्रश्न बहुत ही ज्यादा नॉर्मल प्रश्न आते थे, ठीक। आज के डेट पे वो प्रश्नों की कोई वैल्यू नहीं है, इतने सिंपल प्रश्न है कि उन प्रश्नों को पढ़ के हाई स्कूल इंटर भी निकाला जा सकता है आसानी से, इतना टफ क्वेश्चन नहीं। लेकिन उस परिस्थिति के अनुसार जहां पर बुक अवेलेबल नहीं थी, चीजें अवेलेबल नहीं थी, उसके आधार पर देखा जाए तो प्रश्न पत्र टफ था। उसके बाद समय बदला, परिस्थितियां बदली, ठीक, चीजें बदली, फिर आपके पिताजी आईएएस बने, ठीक। इन्होंने अपने समय में आईएएस की परीक्षा दी और उसके अनुसार पास किए। इसके बाद आप आते हैं तो आपका जो समय होता है, परिस्थितियां होती हैं, उसके अनुकूल वहां का क्लाइमेटिक चेंज या वहां का परिवेश, वहां पर रहन सहन देखते हुए आप में भी परिवर्तन आया,
आपकी चीजों में भी परिवर्तन आया, आपके विचारों में भी परिवर्तन आया, आपकी फूड चेन में भी परिवर्तन आया। क्यों? क्योंकि आपके बाबा पहले व्यक्ति थे जिन्होंने, कहते हैं ना कि उस समय बाजरे की खाकर वो आईएएस बने थे, मतलब उनका जो फूड चेन था वो अलग था। फिर उसके बाद आपके पिताजी का फूड चेन अलग हुआ। अब वर्तमान की बात कर रहे हैं तो वर्तमान में आपकी फूड चेन भी अलग है, आपके भी अलग है, आप टेक्नोलॉजी आ चुकी है, आपके पास घर बैठ के पढ़ने की सुविधा हो चुकी है कि आप 4 घंटे कोचिंग में बाहर जाने के, 2 घंटे की क्लास है, 4 घंटे के लिए आप समय नहीं बर्बाद करेंगे। ठीक, तो आप ऑनलाइन कोचिंग लेने लगे। ठीक, तो यहां पर भी अब आपके क्या हो गया, जलवायु में भी परिवर्तन हो गया, समय में भी परिवर्तन हो गया, रहन सहन में भी परिवर्तन हो गया, फूड चेन में भी परिवर्तन हो गया। चीजें जो यहां पर थी वो क्या अब आप में भी है? नहीं है ना। तो आपका बेटा आपसे हाईली हो जाएगा, उसके समय में, उसके जलवायु में, उसकी परिस्थितियों में, उसकी विचारधारा में, उसकी सिचुएशन में सब कुछ परिवर्तित हो चुका है। ठीक, इसकी अपेक्षा लेकिन उस जीन में क्या हो रहा है, निरंतर परिवर्तन हो रहा है आपके जीन में। जो आपके बाबा का जीन था वो आपके पिताजी का जीन, फिर उसके बाद आपका और आपके बेटे का जीन अब फिल्टर हो रहा है। और कैसा हो रहा है, हाईली ब्रेन्ड हो रहा है, बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड होता जा रहा है, क्योंकि चीजों में परिवर्तन हो रहा है परिवेश के अनुसार। ठीक, यहां पर जो जिसके आप बाबा होंगे, ठीक, जिसके आप बाबा होंगे मतलब आपके बेटे का लड़का, उसे बहुत ज्यादा गाइडलाइन नहीं चाहिए, क्योंकि हाईली परिवर्तित तो हो चुका है। इसी प्रकार जीवों में भी क्या होता है, जैसे समय बदलता है वैसे जलवायु अनुसार लोगों के जीन में धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, इतनी चीज मुझे लगता है कि अब जीन में परिवर्तन की, क्योंकि ये कॉमन से एग्जांपल है, यहां से आप लोग समझ सकते हैं। अब देखिए हुआ क्या, अब यहां पर आपको समझने वाला पॉइंट आएगा कि हुआ क्या। जब हम लोग किसके पार्ट थे, हम लोग पहले ये देखिए, पहले हम लोग किसके भाग हुआ करते थे, गोंडवाना के भाग हुआ करते थे। ठीक, अब गोंडवाना अगर हम यहां पर देखें तो हम यहां पर जुड़े हुए थे। ठीक, यहां पर इंडिया हुआ करता था, क्या था, इंडिया था। ठीक, यहां पर आपका मेडागास्कर होता था, मेडागास्कर। ठीक, गास्कर। ठीक, अब इंडिया में अगर हम यहां पर देखें, ये पूरा क्षेत्र क्या हो गया, गोंडवाना का हो गया, गोंडवाना लैंड का। अब यहां पर बड़े कॉन्सेप्ट आते हैं कि गोंडवाना लैंड का भाग था, तो यहां पर जो पेड़ पौधे पाए जाएंगे वो यहां पर भी पाए जाएंगी, यहां पर जो चट्टानें पाई जाएंगी, ठीक, चट्टानें होंगी, वो चट्टानें यहां पर भी पाई जाएंगी। कॉमन सी बातें हैं, चट्टानें, जो जीव यहां पर होंगे, ठीक, यहां पर जो जीव होंगे वही जीव यहां पर होंगे। ठीक, जीव, लेकिन जब ये टूटकर अलग हुआ, जब यह यहां से टूटकर अलग हुआ, तो अब ये किस क्षेत्र में आ रहा है, पहले ये विषुवतीय क्षेत्र में आता था, अब ये विषुवत क्षेत्र के ऊपर हो गया। मतलब अगर हम प्रादेशिक भारत की बात करते हैं तो ये वाला भाग जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। ठीक, प्रायद्वीपीय भारत में कंडीशन क्या होगी, जो यहां पर अफ्रीका में क्या है, अफ्रीका में जिस प्रकार के जीव पाए जाते होंगे वो यहां पर भी जीव पाए जाएंगे। जैसे एक अफ्रीकन गिलहरी की बात करते हैं, अफ्रीकन गिलहरी, ठीक, तो अफ्रीकन गिलहरी की बात करते हैं तो यहां पर क्या होगा, यहां पर भी गिलहरियां पाई जाएंगी। क्या पाई जाएगी, गिलहरी। ठीक है, अब गिलहरी पाई जाएगी, लेकिन अब दोनों में परिवर्तन क्या हो गया, क्योंकि यहां की जलवायु कैसी है, जलवायु विषुवतीय जलवायु है। कैसी है, विषुवतीय जलवायु है, विषुवतीय जलवायु है, जलवायु। लेकिन
अब भारत की जलवायु कैसी हो गई है, अब आपको यह समझना है। तो भारत का विस्तार की बात करें तो भारत उष्ण कटिबंध उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय कटिबंधीय क्षेत्र में विस्तारित है। अब जब यहां पर विस्तारित हो गया तो इसकी जलवायु, यहां की जो जलवायु है, ठीक, जलवायु, अब यहां पर याद कर लीजिएगा, यहां जलवायु जो है, यहां की जलवायु में अंतर आ गया, जलवायु, ठीक, दोनों की जलवायु में अंतर आ गया, ठीक, जीव नहीं है लेकिन दोनों की जलवायु में अंतर आ गया। जब दोनों की जलवायु में अंतर आ जाएगा तो यहां पर आपको पॉइंट अब नोट करना है कि दोनों की जलवायु में अंतर हो गया, परिस्थितियों में अंतर हो गया, क्षेत्र में अंतर हो गया, लेकिन जीव तो दोनों में ही एक है। क्या है? दोनों में ही जीव सेम है। अगर मैं गिलहरी की बात करूं तो गिलहरी यहां पर अफ्रीका में भी वही है, अफ्रीका, ठीक, और यहां पर गिलहरी की बात करते हैं, यहां पर भारत में भी भारत, और ये आपकी गिलहरी हो गई, गिलहरी, ठीक, दोनों में गिलहरियां पाई गई, लेकिन उद्गम स्थल तो ये है ना आपका, लेकिन इसके जीन में क्या हो गया, जो गिलहरी आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है उसके जीन में क्या हो गया, जीन में परिवर्तन हो गया, जीन में परिवर्तन हो गया। अब क्यों परिवर्तन हुआ? क्योंकि इस गिलहरी का जो क्षेत्रीय स्तर था वो कहां पर हो गया, उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ये विस्तारित हो गया। टूटने के बाद उष्ण क्षेत्र में चला गया, तो वहां के जलवायु के अनुसार अपने आप को ढालने के लिए जीव, पेड़ पौधे वहां की जलवायु के अनुसार अपने आप में परिवर्तन धीरे धीरे करते रहे। क्या हुआ? वहां के अनुसार अपने आप में परिवर्तन करते रहे, जिससे क्या हो गया, उनके जीन में ही परिवर्तन हो गया। अब ये क्लियर हो गया कि जीन में या आनुवांशिक विविधता क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि वही जीव यहां है, वही जीव यहां है, लेकिन जलवायु के अनुसार उनके आनुवांशिक लक्षण में धीरे धीरे लंबे समय तक में परिवर्तन हो जाता है। ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों की? लगभग 3 से में हम माने कि 3 से 4,000 वर्षों में ये लगातार इनमें जलवायु का प्रभाव पड़ता रहा अपने आप को सरवाइव करने के लिए। कि डार्विन ने ये बात बोली थी कि जीवों को अपने जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आप कर रहे हैं कि आप लोगों को क्या चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब के लिए आप कितने लोगों को अपने पीछे छोड़ेंगे। संघर्ष का मतलब ये नहीं है कि काट देना, कोई आए मार देना इसको, ये अब हमारा कंपटीटर नहीं रहा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? क्लियर, ठीक। तो इन चीजों को भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि कंपटीटर है आप लोगों का, कोई अच्छा पढ़ रहा हो इसको टपका दो तो ये हट जाएगा, तो एक सीट हम लोगों को मिल जाएगी। संघर्ष का मतलब ये है पॉजिटिव दिशा में लीजिएगा। इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं तो आप लोग मार्क्सवादी विचारधारा वैज्ञानिक युग के संघर्ष की बात मत करिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जीन में परिवर्तन होता है। संघर्ष जीने के लिए जब हम संघर्ष करते हैं तो अपने साथ कई लोगों को क्या कर देते हैं, अपने पीछे छोड़ते हुए चले जाते हैं और हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो जो जितनी मेहनत करेगा वो उतना आगे जाएगा, मतलब उसके जीन में उतना परिवर्तन होता जाएगा। चीजें क्लियर हो गई? तो सिंगल डाउट हो तो बता सकता है, मैं रुका हुआ हूं। बताइए आप लोगों को किसी को डाउट है? कोई एक सिंगल डाउट नहीं है? चले फिर आगे, चलिए फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। प्रजातीय विविधता पॉइंट आता है, प्रजातीय विविधता, प्रजातीय
जातीय विविधता, विविधता। अप्रजातीय विविधता का मतलब क्या हो जाता है? फटाक से अगर हम लोग देखें तो पारिस्थितिकी तंत्र में, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जीव जंतुओं के समूहों को क्या कहते हैं? जीव जंतुओं के समूहों को हम प्रजातीय विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? प्रजातीय विविधता कहते हैं। अब कैसे कहते हैं? जैसे एक पारितंत्र है, ठीक, सपोज करिए कि पारितंत्र है आपका, ये मान लेते हैं कि ये कोई पारितंत्र है, ठीक है। इस पारितंत्र में विभिन्न प्रकार के क्या हैं? विभिन्न प्रकार के प्रजातियां या जीव, पारितंत्र के जीवों के समुदाय को प्रजातीय विविधता कहते हैं। यहां पर क्या है? जीवों के समुदाय की बात कर रहे हैं, तो जीवों के समुदाय में देखें, यहां पर एक जीव एक्स समुदाय है, या फिर इसको हम मान लेते हैं खरगोशों का समुदाय। क्या है? खरगोशों का, खरगोश का समुदाय हो गया। यहां पर हिरण का समुदाय हो गया, हिरण का हो गया, ठीक। यहां पर हम मान लेते हैं बाघ का समुदाय है, बाघ का समुदाय या बाघ का समुदाय, ठीक। यहां पर बाघ का समुदाय है। तो यहां पर जो पारितंत्र बना, उस पारितंत्र में और एक आप लिख लीजिए किसी भी जीवों का, हाथी का मान लीजिए, हाथी का हो गया, घास के मैदान हो गए, घास के मैदान हो गए, मैदान हो गए, पेड़ पौधे हो गए, नोट कर लीजिए, पेड़ पौधे हो गए, पौधे हो गए, ठीक। इसमें क्या आपको देखने को मिला कि पेड़ पौधे भी हैं, हिरण भी है, घास के मैदान भी हैं। तो विभिन्न प्रकार के क्या हो गए? यहां पर विभिन्न प्रकार की प्रजातियां किसी भी समुदायों से प्रजातियों में भिन्नता किस्म को बताती है, ठीक। अब भिन्नता की किस्म यहां पर अगर हम देखें तो विभिन्न प्रकार की प्रजातियों में भिन्नता आप लोगों को दिखाई देती है। क्लियर है? किसी को सिंगल हो, प्रजाति में खरगोश का समुदाय जो होगा उसका कल्चर अलग होगा, हिरणों का जो समुदाय होगा उनका अपना एक कल्चर होगा, बाघों का एक समुदाय है उसका अपना एक कल्चर होगा, और हाथियों का एक समुदाय है इनका अपना एक कल्चर होगा, घास के मैदान का अपना एक पारितंत्र डेवलप हो रहा है, और पेड़ पौधों का क्षेत्र अपना एक क्षेत्र, सामुदायिक क्षेत्र बन रहा है। यहां पर विभिन्न प्रकार के जब समुदाय होंगे, जब विभिन्न प्रकार के समुदाय आपस में एक पारितंत्र में जुड़ते हैं तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? सामुदायिक प्रजातीय संख्या। क्षेत्रफल में अगर देखते हैं सामुदायिक प्रजातीय विविधता में, तो यहां पर आप लोगों को एक चीज देखने को मिलती है कि इनकी क्षेत्रफल में हमेशा क्षेत्रफल इनका बढ़ता रहता है, ठीक। क्यों? क्योंकि प्रजातीय विविधता जो है वो क्यों बढ़ती रहेगी? भाई आज एक हिरण है, एक खरगोश है, एक बाघ है, घास का छोटा सा मैदान है, एक हाथी, एक पेड़ पौधे। अब जब ये क्या होंगे? अपने आप में संसर्ग करेंगे, अपने जीवों के साथ जो टाइम स्पेंड होता है उस टाइम को देखेंगे, उस टाइम पे रहेंगे, तो मीटिंग होगी, मीटिंग होने के बाद क्या होगा? इनकी जनसंख्या में वृद्धि होगी, जिससे क्या होगा? इनके समुदायों में क्या होगी? वृद्धि होगी, और वृद्धि होगी तो समुदाय जो अलग अलग हैं इनमें विविधता भी बढ़ती जाएगी, ठीक। अब जलवायु परिवर्तन के कारण जीव जंतुओं और वनस्पतियों के एक समुदायों में विभिन्नता देखने को मिलती है। जैसे कि अगर हम बात करें खरगोश में, ठीक, यहां पर जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ठीक। जलवायु परिवर्तन के साथ इन खरगोशों में भी विभिन्नता दिखाई देगी, इनमें प्रजातीय विभिन्नता दिखाई देने लगती है। देखिए कैसे, एक तो वर्तमान में अगर हम बात करें, एक जंगली खरगोश होता है। क्या होता है? जंगली खरगोश, खरगोश, ठीक है। और एक पालतू खरगोश होता है, पालतू खरगोश, जिसे आप देखते हैं एक सफेद होता है, एक भूरा होता है। इनमें दो प्रकार की प्रजातियां अभी देखने को मिल रही हैं। यदि इन्हीं में
निरंतर जलवायु परिवर्तन तो होता रहे। तो भारत जिस तरह से भारत का विस्तार है, तो भारत में कितनी जलवायुयां पाई जाती हैं, ये चीज आप लोगों को जानना पड़ेगा। भारत के जलवायवीय क्षेत्र की बात यदि हम करें तो भारत आपको सबसे पहले कितनी जलवायु पाई जाएंगी, तो यहां पर भारत में उष्ण, उपोष्ण, उपोष्ण, ठीक, शीतोष्ण, शीतोष्ण और शीत जलवायु पाई जाती है। कैसी? शीत जलवायु पाई जाती है। क्लियर हुआ? भारत में विश्व की सभी प्रकार की जलवायुयां पाई जाती हैं। ठीक, तो जहां पर यदि हम यहां पर देखेंगे प्रायद्वीपीय भाग में यही खरगोश, अलग उसमें प्रजाति विभिन्नता देखने को मिलेगी। ठीक, यही अगर मध्य भारत की बात करेंगे, मैदानी क्षेत्रों की बात करेंगे, तो वहां पर अलग प्रजाति देखने को मिलेगी। आपका जो शीतोष्ण कटिबंधीय मतलब जम्मू कश्मीर से नीचे का और हिमाचल के पास का एरिया जो होगा, हिमाचल से या फिर आप ये कह लीजिए उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक के क्षेत्र को हम कहें, यहाँ पर खरगोशों की प्रजाति में भी विभिन्नता दिखाई देगी। ठीक, यहीं पर यदि हम ऊपर जाते हैं तो शीत कटिबंध जो हम लोगों का लद्दाख वाला एरिया है, लद्दाख वाले क्षेत्र में क्या हो जाएगा, वहां पर जलवायु परिवर्तन के पर देखें तो वहां पर कैसा हो जाएगा, शीत कटिबंध क्षेत्र होता है। ग्लेशियर वगैरह उत्तर लद्दाख के क्षेत्र में ही पाए जाते हैं ना आपके, तो वहां पर देखेंगे तो वहां पर खरगोशों की प्रजाति में विविधता दिखेगी कि एक ही प्रजाति है, नाम क्या है, खरगोश, और उसका हर क्षेत्र के अनुसार विविधता देखने को मिलती है। चीज अगर हम ये बात करें मानव की विविधता की बात कर लें, जहां से आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम ये कहें कि दक्षिण भारत के जो वहां का कल्चर है, जो वहां का मानव है, वहां के मानव में और उत्तर भारत के मानव में अंतर है। ठीक, उनके विचारधारा, उनके काम करने, उनके प्रजाति विभिन्नता देखने को मिलती है। नेक्स्ट चीज पे बात करें, उत्तर भारत और आपका शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के लोगों के बीच में अंतर देखने को मिलेगा कि वहां की बॉडी जो होगी गठीली होगी, सुडौल होगी, आंखें कैसी होंगी, थोड़ी छोटी हो जाती हैं, क्योंकि जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं उनमें परिवर्तन आता जाता है। ठीक, पहाड़ी टाइप के नाक चपटी देखने को मिल जाएगी, ठीक, मंगोलाइट टाइप के। ठीक, उसके ऊपर जैसे जाएंगे तो अच्छा लंबा कद आपको देखने को मिलता है। कश्मीर, जम्मू कश्मीर के एरिया में लंबे चौड़े बहुत ज्यादा मिलते हैं, हम लोगों से लगभग 1.5 गुना ज्यादा हाइट होती है उनकी, 6.5 फुट, 6 फुट, 7 फीट, इस तरह के लोग वहां देखने को मिलते हैं। हम लोग कितने से होते हैं, हम लोग एवरेज माना जाए कि लगभग 6 फुट के आसपास की रेंज कवर करते हैं। ठीक, और मीडिएटर में देखें तो 6.5 इंच के, 6.25 फुट के आसपास के लोग होते हैं। हम लोगों के मैदानी क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। ठीक, तो यहां पर अलग प्रजाति है तो मानव ही ना, लेकिन मानव क्षेत्रों के हिसाब से मानव में भी प्रजातीय विविधता देखने को मिलती है। ठीक, इसी प्रकार हम जीवों में भी, इसी प्रकार पेड़ पौधों में भी अगर हम नीचे से शुरू करें, वहां पर कैसे वृक्ष होंगे, एक तो सदाबहार वन पाए जाएंगे। ठीक, और जब प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं तो वहां पर उष्ण सदाबहारी, उष्ण आर्द्र वन पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद के क्षेत्र में देखें, क्षेत्रों में तो वहां उष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जैसे पूर्वोत्तर भारत की बात करते हैं तो हम लोग वहां पर सदाबहार वन पाते हैं। ऊपर के क्षेत्रों में जाते हैं तो शीत कटिबंध की तरफ बढ़ते हैं, जैसे उत्तराखंड की तरफ बढ़ते हैं तो चीड़, साड़ और पाए जाते हैं, आरू वगैरह के पेड़ बड़े लंबे लंबे पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है, और पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और सूर्य की रोशनी के लिए उनकी पर उठती चली जाती है। तो उनमें क्या हो गया, पेड़ वही हैं लेकिन क्षेत्र के आधार में उनके प्रजातियों में विभिन्नता दिखाई देती है। लेकिन यही मैदानी क्षेत्रों में उनको लगाया जाए तो उनका विस्तार इतना नहीं होगा, सनलाइट प्रॉपर मिल रही है। ठीक, तो इस आयाम से भी देखें कि आप लोगों के प्रजाति विभिन्नता हर जगह आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो रही कि प्रजाति विभिन्नता, आनुवांशिक विभिन्नता, विविधता की बात कर रहे हैं हम लोग। तो आनुवांशिक विविधता कैसे आपको देखने को मिली कि एक ही जगह
एक ही पीढ़ी लगभग नए एक जलवायु के अनुसार, जैसे हम लोगों के बाबा रहे हों, ठीक। अब यहां से दोनों को कंपेयर करिएगा कि अनुवांशिक वाले में क्या है, एक पीढ़ी की अनुवांशिक की बात कर रहे हैं, एक प्रजाति के अनुवांशिक बिहेव की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रजाति विभिन्नता की बात करते हैं, विविधता में यहां पर विभिन्न प्रजातियों के जलवायु के आधार पर या वहां के क्लाइमेट के अनुसार या वहां के परिवेश के अनुसार हम बात करते हैं, उनमें वेरिएशन जो देखने को मिलता है, तो दोनों में चीजें अलग अलग है। एक प्रजातियों में अंतर आप लोगों को देखने को मिलता है। कंपैरिजन करके पढ़ने की कोशिश करिए, बेहतर रिजल्ट आएंगे आप लोगों के, ठीक है। अब प्रजाति के बाद सामुदायिक पारितंत्र, सामुदायिक या पारितंत्रीय विविधता की बात करते हैं, ठीक। तो सामुदायिक और पारितंत्रीय विविधता की जब हम बात करते हैं तो वहां पर एक चीज याद रखिएगा कि आप लोगों को कैसे उस पॉइंट पर बात करनी है, ठीक। इस पे हम लोग अपना लेक्चर नेक्स्ट डे लेंगे, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा एक ही क्लास में आप लोगों को मिलेंगी तो हौच पौच होने लगता है, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट क्लास पर।